नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर विवादित बयान। खड़गे ने पीएम मोदी को कहा आतंकवादी, बाद में बयान पर दी सफाई। बीजेपी ने बोला खड़गे पर हमला। पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल में चरम पर चुनाव प्रचार। अमित शाह का ममता पर वार, कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। ममता को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आया। सीजफायर खत्म होने से पहले अमेरिका ईरान बातचीत पर सस्पेंस बरकरार। ईरान ने अब तक डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने से किया इनकार। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ट्रंप का बड़ा बयान। सीजफायर खत्म होते ही ईरान पर भारी बमबारी की चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान बोले ईरान को झुकाना चाहता है अमेरिका, पर ऐसा होगा नहीं। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग शेयर भी दौड़े। डिफेंस ऑटो एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद। नेस्ले इंडिया ने पेश किए शानदार नतीजे। चौथी तिमाही में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हासिल। EBITDA मार्जिन में भी बढ़ोतरी। ₹5 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान। एप्पल में बड़े बदलाव। टिम कुक की जगह जॉन टर्नस होंगे नए सीईओ। कुक बनेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। स्टीव जॉब्स के साथ काम कर चुके हैं टर्नस। वेस्ट एशिया में युद्ध की वजह से जूझ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दे सकती है सरकार। कच्चे माल पर लगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील संभव। चरणों में ढील देने और हटाने का निर्देश जारी। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी दंगल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आतंकवादी है और उनकी पार्टी बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। How can they join with Modi, who is a terrorist? How can they join with Modi, who is a terrorist? इस बयान पर बवाल मचा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा। खड़गे ने कहा कि मोदी आतंकित करते हैं या फिर धमकाते हैं। He is terrorizing people and political parties. Now, I never said he is a terrorist. Terrorizing is, that's why. तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि खड़गे ने यह बयान राहुल के निर्देश पर दिया है। यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और 6 महीने में गोरखाओं की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के शासन में अत्याचार और अन्याय बढ़ा है। अब जनता बदलाव चाहती है। पूरे बंगाल में घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई।
वही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं होने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष का समर्थन नहीं करना साफ दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ है। बंगाल चुनाव में महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। I'm coming from Kolkata right now, so I could see that the women there are absolutely angry and they are eager to punish the Trinamool Congress for betraying the women of India. साथ ही पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर बंगाल में विकास नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। देखिए, कोशिश तो करना पड़ता है। अब एक भी विधायक नहीं तो ये अलग बात है, बट लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। इस साल मेरे ख्याल में अच्छा है, हम लोग पूरी पार्टी अच्छा कोशिश कर रही। और जैसे पहली बार है कि 294 जितने भी सीटें हम पूरी सीट पे लड़ा रहे, तो उसका मतलब है कि हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग किसी से कोई टाई अप नहीं है, बट लेकिन हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे। उत्साह तो है। अब इंशाल्लाह देखिए वोट में कन्वर्ट होना चाहिए, वोट करना चाहिए जनता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि माहौल चेंज होने वाला है। अब आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले घर लौटने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में लोग कोलकाता और अपने अपने इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है। हर तरफ भीड़, प्लेटफॉर्म भरे हुए और ट्रेनों में खचाखच यात्री। लोग किसी भी तरह से समय पर घर पहुंचना चाहते हैं ताकि वो वोट डाल सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर जायजा लिया है संवाददाता रवि सिंह ने। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव का पहला चरण है और उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार पश्चिम बंगाल के लिए लोग रुख कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं तस्वीरें यहां पर दिखाऊं कि भीड़ इस समय काफी ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो क्या वोटिंग के लिए जा रहे हैं? वोटिंग के लिए सर ज्यादा। अच्छा। जैसे 2022 का वोट मांग रहा था ना, क्या पता आगे भी 2026 के वोट का लिस्ट मांगे। आप भी वोटिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, स्पेशली वोटिंग के लिए। हाँ। आप कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में क्या काम करते हैं आप? सोना का काम। अच्छा, लेकिन मतलब प्लान नहीं था वोटिंग, इसलिए जा रहे हैं। मैम कहाँ, कलकत्ता से? कहाँ से? हाँ, कोलकाता से। तो क्या प्लानिंग वोटिंग के लिए है या क्या है? वोटिंग के लिए। अच्छा, वोटिंग के लिए है। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि स्पेशली लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं अलग अलग जगहों से। हाँ, स्पेशली वोटिंग के लिए जा रहे हैं हम। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने सीट का। और ये देखिए कि ये एसी कोच है, क्या है? एसी कोच है? एसी कोच है। क्या आप छोड़ने आए थे कि आप जा रहे हैं? हम जा रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो पैसेंजर हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी मैं बात कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन जा रही है, हावड़ा के लिए। सर, क्योंकि चुनाव है, क्या स्पेशली लोग चुनाव के लिए आप जा रहे हैं या फिर वैसे पहले से प्लान? लोग घूमने आते हैं, घूमने के लिए घूम के चला जाता है। ये देखने को मिल रहा है लोग स्पेशली चुनाव के लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा कम होता है कि जो दूर दराज जो लोग रहते हैं, होम टाउन नहीं जाना चाहते हैं कि चुनाव जब होता है। ऐसा क्यों हो रहा है इस बार? ये एसआर हुआ था ना, तो इसके लिए सब एसआर हुआ था ना, तो इसमें सबका नाम आया। इसमें ना दे तो फिर आगे चल के दिक्कत ना आए। अच्छा, इस बार तो लगता है कि मतदान काफी ज्यादा होगा। हाँ। ठीक है। और चुनाव, आप किस लिए जा रही हैं? चुनाव के लिए? वोटिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जो वोटिंग के लिए। जी। अभी ट्रेन में क्या भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है? क्या अमूमन आम दिनों में? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। हाँ। पैर रखने की भी जगह नहीं। तो ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इस बार, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो या देश का दूसरा कोई हिस्सा हो, वहां से लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में स्पेशली चुनाव के लिए जा रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की डेडलाइन खत्म होने वाली है, लेकिन इस्लामाबाद में राउंड 2 की बातचीत होगी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद भेजने से अब तक इनकार कर रहा है। क्या है इस पर ताजा अपडेट, बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ईरान अमेरिका की जो सीजफायर की डेडलाइन है वो बहुत करीब है, लेकिन बातचीत की अगर बात करें तो वो होगी या नहीं होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या अपडेट है इस मामले पर?
देखिए, अभी भी इसको लेकर काफी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत होनी अब से कुछ ही घंटे बाद। लेकिन इस बातचीत के लिए सबसे जो मुख्य किरदार है वो है ईरान। लेकिन ईरान का कोई डेलीगेशन अभी तक नहीं पहुंचा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा है, और इस बात की जानकारी खुद ईरान की सरकार की तरफ से दी गई है और खुद ईरान के जो नेता उनकी तरफ से दी गई है कि अभी तक कोई वहां पे नहीं पहुंचा है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कई बार अंतर्विरोधी आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, यहां से निकल चुके हैं, कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन ताजा जानकारी यह है कि ईरान की तरफ से जानकारी दी गई सरकार की तरफ से कि अभी तक कोई वहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन नहीं ही पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचने का फैसला लिया गया है, इस पर ईरान सरकार चुप है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ईरान शायद आखिर तक अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आखिर तक नहीं जाने की बात करें तो कुछ और ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूएस की तरफ से जेडी वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप के जो बाकी टीम है वो इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, इस बात की जानकारी आ रही है। और ट्रंप ने भी कहा है, और यहां भी सूत्र कह रहे हैं कि अगर बातचीत सही रास्ते पर आगे बढ़ी तो ट्रंप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे जुड़ सकते हैं इस बातचीत में। टकरार दो मुद्दों पर है। पहला, अमेरिका इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि हर हाल में परमाणु कार्यक्रम ईरान को छोड़ना होगा हमेशा के लिए। ईरान हर हाल में हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा, ईरान अमेरिका के जो धमकी भरी रणनीति है बातचीत से पहले, उसको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी जताई है कि जिस माहौल को बना रखा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, उस माहौल में बातचीत हो नहीं सकती है। बार बार ये बयान आ रहा है। लेकिन ये सस्पेंस है। हो सकता है कि दबाव की रणनीति हो ईरान की, लेकिन जब तक कि बातचीत की डेडलाइन खत्म हो जाती तब तक कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा करेंगे, ईरान अमेरिका भारत का धर्म संकट। तो जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर। तो ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित करने के फैसले के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का रिफंड मिल सकता है। जी हां, कोर्ट के आदेश पर एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके जरिए एक्सपोर्टरों को रिफंड देने की व्यवस्था की जा रही है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, ये जो भारत से अमेरिका में खासतौर से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर में एक्सपोर्ट करने वाले जो कारोबारी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध घोषित किया और कहा था कि इसको एक्सपोर्टरों को वापस किया जाना चाहिए, लिहाजा वहां पे अमेरिका में आज भी कल 20 अप्रैल को वहां पर एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें ग्लोबल टैरिफ रिफंड की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल का नाम CAPE केप है। इसके जरिए ही तमाम जितने भी रिफंड्स हैं उसको वापस किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब जितने भी अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं उससे करीब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 166 बिलियन डॉलर की वसूली की गई थी, जिसमें से भारत का करीब हिस्सा 10 से 12 बिलियन डॉलर का था, जो लगभग करीब 80 हजार से 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसमें अगर देखें तो खासतौर से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट का 4 बिलियन डॉलर, इंजीनियरिंग गुड्स का करीब 4 बिलियन डॉलर, इसी तरह से 2 बिलियन डॉलर करीब केमिकल या दूसरे सेक्टर्स का है। तो लिहाजा अब ये जो एक्सपोर्टर हैं वो अपने इंपोर्टर यानी कि जो अमेरिका में उनके बायर्स हैं उसके जरिए इस रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। खासतौर से ये पोर्टल जो है अमेरिकी कंपनियों के लिए खुली है, उन कंपनियों को रिफंड मिलेगा और उनके जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनके जरिए एक रिफंड शेयरिंग की व्यवस्था की जा सकती है और एक्सपोर्टरों को उसके जरिए जो अवैध एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वसूली माना जा रहा था उसकी वापसी हो सकती है। आपको बता दूं कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाया था और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अवैध घोषित किया था। लिहाजा अब एक उम्मीद है कि जो वसूली की गई है वो अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट यानी कि वहां के जो अमेरिकन बायर्स हैं उनके जरिए इंडिया के एक्सपोर्टर्स उसमें से रिफंड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या आगे जिस तरह की व्यवस्था कर सकेंगे उस हिसाब से उसको रिफंड ले सकेंगे। कुल आलोक, एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज की तौर पर आई है ये खबर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अमेरिका और ईरान में बातचीत को लेकर सस्पेंस के बीच बाजार में बुल्स का जोश नजर आया है। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप के अलावा बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.4% बढ़त के साथ बंद हुआ है। कैसे रहा आज बाजार में कारोबार, पूरी डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, क्या शानदार गेन्स आज के सत्र में बाजार में देखे गए हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए तो मेजर इंडाइसेस में ये लीड करता हुआ नजर आया है। निफ्टी में शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरल पॉकेट की अगर बात करी जाए तो हर जगह आज जो मोमेंटम है शानदार बना हुआ था। देखिए फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी तेजी, एफएमसीजी तो आखिरी तक आते आते क्या इसने एक रेस जो लगाई है। आईटी में अच्छा गेन था, इसके साथ रियलिटी पैक आज काफी ज्यादा बजिंग था। मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शानदार तरीके से कायम था। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी की अगर इस टाइम पे बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करी जाए तो देखिए एफएमसीजी के सबसे ज्यादा आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे। नेस्ले इंडिया यहाँ पे नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार, उसके बाद 7.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। एचयूएल, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस अच्छे खासे गेन्स के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो एसबीआई लाइफ, देखिए यहाँ पे एसबीआई लाइफ की अगर बात करें तो कल नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स से पहले ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। बीईएल में थोड़ी सी गिरावट है, जियो फाइनेंशियल गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज में भी हल्का फुल्का पेन जो है वो देखा गया है। सेक्टर्स की इस टाइम पे मैं बात कर रही थी तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले एफएमसीजी शेयर्स की तो यहाँ पे पूरे ही सेक्टर में नेस्ले का एक जो रब ऑफ इफेक्ट है वो आज हमें देखने को मिला है। एचयूएल में आखिरी में आते आते क्या शानदार गेन्स, यहाँ पे नेस्ले इंडिया की जो ग्रोथ है, जो नतीजे हैं Q4 के वो शानदार आए हैं। ब्रिटानिया और डाबर ने भी एक अच्छी खासी कैचअप रैली आज के सत्र में दिखाई है। इसके अलावा रियलिटी यहाँ पे सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बस बना हुआ था। मैंने मॉर्निंग में स्टॉक्स एंड न्यूज में बताया भी था। गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नंबर्स आए, ओबरा रियलिटी के जो यहाँ पे नंबर्स आए, अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स काफी पॉजिटिव साइड में आए हैं। ब्रोकरेज के यहाँ पे काफी व्यू आए हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। जिसके बाद पूरी की पूरी एक तेजी का जो मोमेंटम है हमें रियलिटी पैक में भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो काफी लंबे टाइम बाद बाजार में हम कुछ सत्रों से देख रहे हैं कि जो रैली है वो शानदार तरीके से कायम है। तो वही एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी नेस्ले इंडिया ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में नेस्ले का मुनाफा और आय दोनों में शानदार बढ़त दर्ज हुई है। Q4 में कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की है। कैसे है नेस्ले इंडिया के नतीजे, डिटेल में बता रही है नुपुर। एफएमसीजी दिग्गज नेस्ले के आज नंबर्स आए। Q4 और FY26 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। टॉप डाउन बीटे, हर एक पैरामीटर पर अनुमान से बेटर कंपनी ने नतीजे घोषित किए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 22.5% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो वहाँ भी 27% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किए। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा भी देखें तो यहाँ पर भी आपको 25.5% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आएगी। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किए, 9 से 11% अनुमान था। डोमेस्टिक सेल्स हाईएस्ट एवर रही है, 23% से ज़्यादा की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी की मार्केट लीडरशिप बरकरार है और फर्दर मार्केट शेयर कंपनी गेन करती हुई नजर आई है। कमोडिटी प्राइसेस पे कंपनी का कहना है कि कॉफ़ी प्राइसेस फिलहाल निचले लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। कोकोआ के प्राइसेस भी सबड्यूड है। हालांकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन नेस्ले का स्टॉक देखें तो रिकॉर्ड लेवल पर फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है। 61 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन टॉप डाउन बीट है, बाजार को नंबर्स पसंद आए। डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत में कहा कि मिड कैप बैंकिंग में निवेश के मौके हैं। थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में भी काफी दम है। HDFC बैंक आप लेके चलेंगे तो पिछले 5 साल से कोई रिटर्न नहीं आई है उस शेयर के अंदर में। तो मेरा एक ही कहना है कि शेयर्स चले नहीं चले अलग बात है। इशू ये है कि आपको अपने थ्रेशोल्ड के रिटर्न के लिए कौन सा पोर्टफोलियो चूज करना है और उस शायद थ्रेशोल्ड रिटर्न के लिए ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी बैंकें हैं इंडिया की, ये शायद आपको रिटर्न नहीं दे पाएंगी। अब जो थीम आ गई है वो दूसरी आ गई है कि ऑयल की प्राइस देखते हुए थर्मल पावर अब फिर से बहुत वायबल और प्रॉफिटेबल हो गया है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डी रिस्क करना है तो थर्मल पावर को जो इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, नॉर्म्स के लिए रुका पड़ा हुआ था वो एकदम से सेटअप में अब आएगा। तो मेरे हिसाब से AI आएगा, जरूर इसको बेनिफिट आएगा पावर सेक्टर को। और दूसरा आएगा नॉट ओनली पावर सेक्टर को, ट्रांसमिशन सेक्टर को। पावर की जो ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने देखा होगा आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया पिछले 1 साल के अंदर में, चाहे रीट ले लीजिए पावर ट्रांसमिशन का। तो पूरा एक जो सेक्टर है उसमें काफी फोकस इन्वेस्टमेंट करिए और काफी रखना पड़ेगा, उसको रखिए आप। और चिंता मत करिए, मानसून आ गया, डिमांड कम हो गई, ज्यादा हो गई, 2-3 साल का पर्सपेक्टिव रखिए। इंडिया का पावर सेक्टर जो प्राइमरली थर्मल और रिन्यूएबल है, आई थिंक अपने बेस्ट फेज पे आने वाला है।
और आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में शानदार तेजी रही है। शेयर 8% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। तेजी की वजह आखिर क्या है, बता रही है नुपुर जैन कुनिया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आए थे और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आज फोकस में। लोन बुक देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है वाई आधार पर। रिटेल एसेट में देखें तो यहाँ पर भी 16% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाई आधार पर आती हुई नजर आई है। रिटेल डिसबर्समेंट में 32% की ग्रोथ है वाई आधार पर, 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर आते हुए दिखा है। एनआईए में 11% की ग्रोथ आपको दिखेगी। सालाना आधार पर मुनाफा 19% यहाँ पर भी ग्रोथ आती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी काफी मजबूत है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी सुधरकर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल था, अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल सुबह, वहां पर से जो आउटलुक निकल के आया वो भी काफी पॉजिटिव है। FY27 की रिटेल लोन बुक देखे तो 18 से 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लोन बुक जो है कंपनी की वो 1 लाख करोड़ के पार जाती हुई दिखेगी आपको FY27 में। ROA जो है वो 2.4 to 2.5 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट। यील्ड्स बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से Q1 से इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। आने वाले 2-3 साल में अफोर्डेबल प्लस जो इमर्जिंग है उसकी जो लोन बुक है वो 50% अब कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। मॉर्गन स्टैनली की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है पीएनबी हाउसिंग पर, जहाँ पे टारगेट 1160 रुपए के लगाएं। ओवरवेट की रेटिंग के साथ एग्जीक्यूशन काफ़ी सॉलिड है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। रिकवरीज जो है वो कम हुई है जिसकी वजह से मुनाफे में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्पर्समेंट्स स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन इस कंपनी के काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ता स्टॉक है। और वैल्यूएशन में नज़र डाले तो आपके सामने सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस आएंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस करीबन प्राइस टू बुक 1.2 पे ट्रेड करता है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 10 का आपको नजर आएगा। LIC हाउसिंग में 0.78 टाइम्स। आवास फाइनेंशियल काफ़ी महंगा स्टॉक है, 2.35 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। आधार हाउसिंग और एप्टस वैल्यू भी देखें तो यहाँ पे 2 से 3 की प्राइस वैल्यू पर ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता स्टॉक है और नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं कंपनी के। अब आपको बता दें, टायर कंपनी सीएट गुजरात प्लांट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आज अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई है। इस मौके पर फिक्की के नेशनल प्रेसिडेंट और सीएट के वाइस प्रेसिडेंट अनंत गोयंका से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। In the industry, we are suffering in 2 or 3 or 4 ways. One is we are finding energy prices and energy availability is a big concern. Second is raw material uncertainty and supply chain management is becoming a bigger and bigger issue. Third, we are finding is overall cost is going up because inflation, raw material prices are going up. And fourth is demand uncertainty because of prices going up, कि consumer का demand रहेगा कि नहीं. So these are the 4 challenges that we are facing. The few things that we are working on industry side is really having a war room focus on each issue. So those are the challenges that we have to be very aware of and move with lot of speed and agility. So these are some things that we are working on. सर, आप टायर के किंग है, आपकी कंपनी सीएट और फार्मास्यूटिकल में भी अच्छा काम हो रहा है, तो इन दोनों सेगमेंट में भी कुछ चैलेंजेस आई होगी और हम अब इन दोनों सेगमेंट को कहाँ देखते हैं आगे? नहीं, फ्यूचर तो बहुत पॉजिटिव है। वी आर फाइंडिंग दैट इंडियन डेमोग्राफिक्स आर स्ट्रॉन्ग। अपना ऑटोमोबाइल पेनिट्रेशन हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो टू दैट एक्सटेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर विल ऑल्सो ग्रो। GST 2.0 के बाद वी सॉ वेरी गुड डिमांड। वी वर सीइंग ऑन एवरेज 7-8% ग्रोथ से वी हैड रीच्ड 17-18% ग्रोथ। अभी वॉर के कारण देयर कैन बी सम मॉडरेशन, बट द पोटेंशियल फॉर ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर इन इंडिया इज एब्सोल्युटली वेरी हाई। तो ठीक है, अभी 2-3 महीने के लिए अनसर्टेनिटी रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, बट वी होप दैट इन मे बी 6 months टाइम थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। तो इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। एप्पल में लीडरशिप चेंज हो गया है। अब टिम कुक की जगह जॉन टर्नस एप्पल के नए सीईओ होंगे। वो 1 सितंबर 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे। वहीं टिम कुक अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। टिम कुक अगस्त के आखिर तक सीईओ के रूप में कामकाज जारी रखेंगे ताकि टर्नस के साथ ट्रांजिशन अच्छे से हो जाए। जॉन टर्नस ने साल 2001 में एप्पल को ज्वाइन किया था। टर्नस ने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उन्हें स्टीव जॉब्स के साथ काम करने का मौका मिला और टिम कुक उनके मेंटोर रहे हैं।
हालांकि टर्नर्स के सामने अब एप्पल को एआई की रेस में आगे करने की चुनौती तो होगी। वहीं टिम कुक के नाम कामयाबी की लंबी लिस्ट है। उन्होंने एप्पल को $4 ट्रिलियन की कंपनी बनाया। टिम कुक ने एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, विजन प्रो, एयर टैग, एप्पल म्यूजिक जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते कच्चे माल की कमी से जूझ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार राहत दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अहम इंपोर्टेड कच्चे माल पर लगे QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जा सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, जो CNBC आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं जो कि खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को जितने भी अभी तक उनकी तरफ से लगाए गए QCOs हैं उनको रिव्यू करने के लिए बोला है। मैं बता दूं कि करीब 700 से ज्यादा अभी रिव्यू QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स अलग अलग मंत्रालयों ने अब सेक्टर्स पे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर देखें तो वेस्ट एशिया में युद्ध का संकट है, लिहाजा जो सप्लाई चेन है वो काफी डिस्टर्ब हुआ है और इसकी वजह से जो कच्चा माल है उसको आने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा सरकार चाहती है कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में अगर ढील दी जाती है तो बड़े पैमाने पर जो कच्चा माल है वो इंडिया में आ सकता है, जिससे कि खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें ज्यादातर MSME शामिल हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है कि उनको अच्छी मात्रा में बड़े पैमाने पर जो कच्चा माल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल सकता है। तो अब इसके लिए रिव्यू शुरू हो गया है और रिव्यू के बाद धीरे धीरे इसको चरणबद्ध तरीके से इस QCOs को हटाने की कोशिश की जाएगी। मैं बता दूं QCOs एक तरह का एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है जिससे कि भारत में जो इंपोर्ट होती हैं उसको रोका जाता है और साथ ही साथ एक गुणवत्ता बनाए रखने के में भी काम आता है। तो सरकार का यह भी कहना है कि गुणवत्ता पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल की उपलब्धता देश में बने, इसलिए QCOs में ढील देने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गेहूं की नई फसल आने से इसके दाम कई राज्यों में MSP के नीचे पहुंच गए हैं। रिटेल में भी गेहूं की कीमतों में कमी आई है। सरकार ने निर्यात को हरी झंडी तो दी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से ज्यादा निर्यात नहीं हो पा रहा है। गेहूं के दाम MSP से नीचे क्यों फिसल गए हैं, पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड 120 लाख टन उत्पादन देखने को मिला है और नई फसल भी बाजार में आने की शुरुआत हो गई है, जिसकी वजह से लगातार बाजार में दाम गिर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर गेहूं MSP से नीचे बिक रहा है। पंजाब और हरियाणा में तो गेहूं MSP के ऊपर है, लेकिन उसकी अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की, तो अभी फिलहाल गेहूं MSP के नीचे बिक रहा है। रिटेल के दामों में भी काफी कमी देखने को मिली है। 2 महीने के अंदर रिटेल में 2% के दाम कम हुए हैं। सरकार ने 4 साल बाद एक्सपोर्ट को खोल दिया है। फरवरी में सरकार ने 25 लाख टन निर्यात को मंजूरी दी थी और उसके बाद अब सरकार ने और 25 लाख टन निर्यात को मंजूरी दी है। सरकार को लग रहा है कि इस मंजूरी देने के बाद जो गेहूं के दामों में तेजी आएगी और आने वाले दिनों में गेहूं MSP से ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी भी निर्यात को लेकर के कई सारी परेशानियों का एक्सपोर्टर को सामना करना पड़ रहा है। जो निर्यात है वो मेजरली अभी जो आसपास के देश है, बांग्लादेश है या नेपाल है, वहां पर हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल अभी बंद है, तो इसकी वजह से एक्सपोर्टर अभी निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। जो उम्मीद है कि ये अभी से सिर्फ 5 से 6 लाख टन गेहूं का निर्यात होगा, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगी तब देखना होगा कि गेहूं का किस तरह के ऑर्डर एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं और गेहूं कितना निर्यात होता है। जेन अल्फा उम्र छोटी सोच बड़ी। कंज्यूमर अड्डा में देखिए शाम 5:57 पर।